Hi dear students, I am Ganesh Kumar, your science teachers. Force इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स पार्ट 1 में आप लोग फोर्स के डिफिनेशन, उसके यूनिट्स और जो भी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह था उन सब सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स. इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ फोर्स आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं दूंगा. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स चैप्टर से जुड़ा हुआ एक फाउंडेशन वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जो मेनली रूप से कॉम्पिटिटिव होगा. इस वीडियो आपके स्टैंडर्ड लेवल को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मेनली रूप से मैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले जब मैं फोर्स को देखता हूँ तो इसके टाइप्स को क्लासिफाइड करने से पहले दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि आखिर मैं किस बेस पे फोर्स को क्लासिफाइड करूँ. क्लासिफाइड करने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, किसी भी थिंग्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइड करने से पहले हमें एक बेस निर्धारित करना होता है जिसके आधार पे, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं. तो फोर्स को जब मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखे हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आखिर इसका बेस क्या है, किस बेस पे हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे मेनली रूप से हम फोर्स के अप्लाइंग मेथड को ले रहे हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडीज पे हम फोर्स को जब अप्लाइड करते हैं तो अप्लाइड करने में क्या जो हमारे पास जो तरीके हैं, कितने तरीक़ा से हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मैं फोर्स को अप्लाई कर सकता हूँ. नहीं, फोर्स को अप्लाई जब करना हो किसी भी बॉडी पे तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हमारे पास होता है. तो इस बेस पे हम फोर्स को टू कैटेगरी में, टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये क्या है, इसको समझने से पहले मैं इन दो चीजों को समझना पड़ेगा. यहाँ पे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दो वर्ड का यूज किया गया है फोर्स के साथ, जो मेनली रूप से इसके क्लास को क्लियर करता है, जो मेनली रूप से इसके क्लास या कह लें इसके टाइप्स को क्लियर करते हैं. अगर मैं फोर्स को किसी भी बॉडी पे जितने भी प्रकार के फोर्स हैं उन्हें हम दो ही मेथड्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, या तो वाई कॉन्टैक्ट मेथड या तो विदाउट कॉन्टैक्ट, जिसे हम क्या कहें नॉन कॉन्टैक्ट, यानी विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड. तो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या. हाउ कैन वी डिफाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और फिर जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्स हैं, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ले लूँ, मस्कुलर फोर्स को ले लूँ, मैग्नेटिक फोर्स को ले लूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ले लूँ, या जो भी जितने भी प्रकार के फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लूँ, ग्रेविटिक फोर्स को ले लूँ, ये सब जितने भी फोर्स हैं, तो इन सब सारे फोर्स को मैं किस रेस पे कॉन्टैक्ट और किस रेस पे नॉन कॉन्टैक्ट वाले कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट या विदाउट देयर कॉन्टैक्ट या सरफेस कॉन्टैक्ट. यानी कि वैसे फोर्स जिसे किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए हमें उस बॉडी के सरफेस से कांटेक्ट करना पड़ता है. यानी विदाउट कांटेक्ट हम फोर्स को उस बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दैट टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, कांटेक्ट फोर्स कह देते हैं. क्लियर. फिर से एक बात को समझेंगे कि वैसे फॉर द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एनी बॉडी विदाउट any touch, without any physical contact with that body are known as contact force. यानी कि जिस बॉडी पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है, उस बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट किए बिना अगर हम फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब दैट मींस फोर्स को अप्लाई करने के लिए उस बॉडी के फिजिकल सरफेस को हमें फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा, उस सरफेस को कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो इस तरह के जो फोर्स होंगे इसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे. दैट मींस यहाँ से क्लियरली एक वर्ड में अगर देखना चाहिए, एक सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस भी इसे समझने की मैं कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे फोर्स जो जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को, किसी भी बॉडी के सरफेस को टच करके अप्लाई करें, या फोर्स वैसे फोर्स जिसे किसी भी बॉडी या सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए उस बॉडी सरफेस को टच करना पड़े, उस बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट करना पड़े. तो इस टाइप के जो फोर्स होंगे, इस फोर्स को हम क्या कह देंगे, कांटेक्ट फोर्स कह देंगे. इस टाइप के फोर्स को हम क्या कह देंगे, कांटेक्ट फोर्स कह देंगे. यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से समझा जाए तो जैसे हमारा हो जाता है मस्कुलर फोर्स.
दूसरा हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कहते हैं, ठीक। इस जैसे और मैकेनिकल फोर्स, बहुत तरह के फोर्सेज हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे उस बॉडी के सरफेस को कांटेक्ट किए बिना इस तरह के फोर्स को, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये सारे फोर्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कि इस तरह के फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पे अप्लाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस बॉडी के सरफेस से कांटेक्ट करना पड़ता है, उस बॉडी सरफेस से टच करना पड़ता है। इस कारण से इस टाइप के जितने फोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं, आपके कांटेक्ट फोर्स कहलाए जाते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डिफिनेशन हम देंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स का। नॉन कांटेक्ट फोर्स का डिफिनेशन होगा जस्ट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। यानी कि कांटेक्ट में हमें बॉडी सरफेस से कांटेक्ट करना पड़ रहा है। कांटेक्ट फोर्स में जस्ट एग्जांपल से मान लें कि इस डस्टर पे हमें फोर्स अप्लाई करनी है, तो डस्टर पे फोर्स अप्लाई करने डस्टर को यहां से उठा कर कहीं दूसरी जगह कहीं रखना हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम मस्कुलर फोर्स इस डस्टर पे अप्लाई करेंगे। तो मस्कुलर फोर्स अगर इस डस्टर को मैं टच नहीं करता, इस डस्टर को मैं टच नहीं करता, इसके सरफेस को मैं टच नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये डस्टर के जो अपना पोजीशन था, अपना लोकेशन था, इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आता। यानी कि इस डस्टर के पोजीशन में, लोकेशंस में, शेप में, साइज में चेंज लाने के लिए जिस फिजिकल फैक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा वो फिजिकल फैक्टर क्या होगा, फोर्स। इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है ये सब सारी बातें, ठीक। तो यहाँ से मैं डस्टर को उठाकर कहीं रख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं डस्टर के सरफेस से मुझे टच करना पड़ा, डस्टर के सरफेस से मुझे क्या करना पड़ा, टच करना पड़ा, इसके कांटेक्ट में आना पड़ा। इस कारण से जितने भी इसमें मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, इस सारे फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कर दिए। कांटेक्ट फोर्स मतलब जो बाय कांटेक्ट हम अप्लाई कर सके, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट अप्लाई कर सके। नहीं, किसके साथ कांटेक्ट, तो बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। यहां से डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो गया होगा कि कांटेक्ट फोर्स के जस्ट अपोजिट नॉन कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स के जस्ट अपोजिट नॉन कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन बोलना है कि द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी बॉडी विदाउट एनी सरफेस, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट विद देयर सरफेस। वैसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए किसी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए उसके सरफेस के साथ, उस बॉडी सरफेस के साथ किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट बनाना नहीं पड़ता हो, किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट करना नहीं पड़ता हो, तो दैट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट मतलब विदाउट कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट वर्ड से यहां से मीनिंग क्लियर हो रहा है कि विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट विद बॉडी सरफेस, विदाउट कांटेक्ट विद बॉडी सरफेस या ऑब्जेक्ट सरफेस। यानी कि बॉडी या ऑब्जेक्ट के सरफेस को विदाउट कांटेक्ट किए बिना, विदाउट कांटेक्ट किए हम उस सरफेस पे फोर्स को अप्लाई कर दें, तो सरफेस पे क्या कर दें, फोर्स को अप्लाई कर दें। इस तरह के जो फोर्स होंगे इसे हम क्या करेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल सर देखा जाए यहां से, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स आप जानते होंगे, नहीं। अब किसी भी आयरन बॉडी पे, आयरन मिल पे मुझे फोर्स अप्लाई करना हो, तो कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेट को उस आयरन ऑब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ी हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑब्जेक्ट है, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑब्जेक्ट के साथ मैग्नेट को कांटेक्ट करवाया ही जाए। यदि उसके नियर अबाउट भी मैग्नेट है, तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है जो विदाउट टच हो रहा है। इस तरह से कांटेक्ट करना नहीं पड़ रहा है, इस तरह के जो फोर्स होंगे उसे हम क्या करेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स करेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या है, स्टेशन 9 में जब आप जाएंगे तो आप इन सब सारी चीजों को समझ लेंगे। इसके बीच का जो बेसिकल डिफरेंस है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी फोर्स, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब जितने भी टाइप्स के फोर्स हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें यहां से निकल के आएंगे। ये सब जितने भी टाइप्स के
कांटेक्ट किए किसी ऑब्जेक्ट पे मुझे अप्लाई करना हो तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से बिना कांटेक्ट किए हुए हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी कारण ड्यू टू दिस रीजन दैट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहां से हम क्लियर करते हैं एक चीज को, मस्कुलर फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो ये सारी चीजों को आपके इस स्टैंडर्ड लेवल 8 का जो वीडियो है इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल लेकिन सबका मैं डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, आपको अगर जो विशेष रूप से देखना हो तो फोर्स चैप्टर के फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ फोर्स करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी बेसिक चीज़ों को आप देख लेंगे, वो जो कंपैरेटिव लेवल का वीडियो होगा। जो आपको जितने कंपटीशन से जुड़े हुए आपके सारे पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं मस्कुलर फोर्स को बात करूं, मस्कुलर फोर्स की बात करूं तो मस्कुलर फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन द फोर्स मस्कुलर फोर्स। तो द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड बाय आवर मसल्स, नहीं जो हमारे मसल्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता हो, इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जब अब पेन को मुझे उठाना है, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, इन सब सारी चीजों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो एक मस्कुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के लिए सेकेंड चीज यहां से है फ्रिक्शनल फोर्स, इसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the types of force which oppose the movement of body, the types of force which oppose the movement of body, motion of body is known as frictional force। वैसे फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का अपोज करता हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का क्या करता हो, अपोज करता हो, that force is called frictional force। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात समझता हूं कि इस डस्टर्स को हम अपने हाथ के साथ यहां पे क्या करना है, इसको मूवमेंट करवाना है, तो इसके मूवमेंट में जिस भी फोर्स के कारण यहां पे विरोध क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है, उसी फोर्स को हम क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं। क्लियर, फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया। And the types of force which oppose the movement of body, movement of body is known as friction force, and friction force always applied between two contact surface। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में, दो बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में अप्लाई होता है। इसी कारण वो बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है। इसी कारण वो बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है, क्योंकि ये मेनली रूप से अगर जो इसका बेसिकल चीज देखा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड किस पे करता है, कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस, नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस, यानी कि सरफेस जिस कांटेक्ट सरफेस के बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है उस सरफेस के का नेचर क्या है, दैट मींस वो सरफेस रफ है, सरफेस स्मूथ है तो हाईली स्मूथ है, पार्शियली स्मूथ है, इन सब सारी चीजों को देखना होता है। क्लियर, तो इस पे यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का जो बेस होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई होगा या इसका जो मेन रूप से हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड होगा, वो डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात अगर जो कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, तो पहले ही मेरा क्लियर हो चुका है। तीसरी बात, ये हमेशा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में ही वर्क करता है, जो किसी बॉडी मूवमेंट को अपोज करने का काम करता है, बॉडी मूवमेंट्स को क्या करता है, रोकने के काम करता है। दूसरी चीज, ये दोनों कांटेक्ट सरफेस के अपोजिट डायरेक्शंस के लिए वर्क करता है। इधर अब कहता है कि इसके जो बेस को हम समझें कि फ्रिक्शन फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, यानी कि द फैक्टर्स रिलेटेड टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड फैक्टर्स कौन-कौन है, किस फैक्टर, ये कौन-कौन से फैक्टर है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करता है, इफेक्टेड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को इफेक्टेड करता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किन-किन फैक्टर, वैसे कौन से फिजिकल फैक्टर्स है
जिसपे डिपेंड करता है। इन चीजों को मैं डिटेल से समझूंगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ से चीजें हो जाती है, हो जाता है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर क्या है? दैट मींस सरफेस जो हमारा है वो जिस भी कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में वर्क कर रहा है वो सरफेस हमारा रफ है या स्मूथ है। ये दो जो पॉइंट्स है ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है, बहुत क्लियर पॉइंट्स है। ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स को। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट एरिया, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टेक्ट पार्ट है, कॉन्टेक्ट एरिया है, कितना बॉडी कॉन्टेक्ट किए हुए किसी दूसरे सरफेस के साथ, किसी दूसरे सरफेस के साथ। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज पॉइंट्स होती है यहाँ से वो हो गया यहाँ से मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा लोग क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तीसरी जो फैक्टर होता है इंक्लाइनेडनेस। इंक्लाइनेडनेस कितना ऑब्जेक्ट जो सरफेस है वो सरफेस का क्या है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है या सरफेस इस तरह से करके झुका हुआ है। तो इन सब सारी चीजों पे भी क्या करता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डिपेंड्स करता है। दूसरी चीज, अब यहाँ से नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं। अगर सरफेस रफ रहेगा कि ये हाईली फोर्स के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को हाई मैग्नीट्यूड को क्रिएट करेगा, हाई फोर्स क्रिएट करेगा। सरफेस स्मूथ होगा, ये क्या करेगा, लो फोर्स को क्रिएट करेगा। क्यों? अब ऐसी बात क्यों है? क्योंकि जो सरफेस रफ होता है तो वो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस, जिस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फोर्स वर्क कर रहा होता है उस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक ग्रिप को क्रिएट कर देता है। किसी को क्रिएट कर देता है, ग्रिप को क्रिएट कर देता है। और वही ग्रिप्स जो होते हैं वो ग्रिप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को के मूवमेंट को अपोज करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वहां से डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को वहां से मूव होने नहीं देते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, मूव होने नहीं देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लें कि ये सरफेस क्या है, ये रफ सरफेस है और इस पे किसी और दूसरे रफ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में रफ सरफेस में मूव करवाना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। व्हाई? बिकॉज़ द रफ सरफेस क्रिएट और ग्रिप्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ बॉडी एंड द सरफेस। ठीक है ना? अगर मुझे रफ रोड पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो रफ एरिया होती है वो रफ एरिया उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ एक हाईली ग्रिप्स को क्रिएट करता है और उसी हाईली ग्रिप्स के कारण वहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में एक सबसे बड़ी उसको मूव करने में डिफिकल्टी फील होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मूव करने से उसे अप्रोच करने का काम करता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये हाई रफ सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा वहां से उतना ही हाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, क्रिएट होगा। हाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। क्लियर? सरफेस अगर स्मूथ है तो सरफेस स्मूथ है तो ये लो ग्रिप को क्रिएट करेगा। लो ग्रिप क्रिएट होने के कारण क्या होंगे कि यहाँ से जो कॉन्टेक्ट, जो सरफेस के साथ जो कॉन्टेक्ट बनना चाहिए था ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ, जो ग्रिप्स बनने चाहिए थे वो ग्रिप्स क्या होंगे, लो ग्रिप्स क्रिएट करेंगे। इसी कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसी कारण आप लोग देखते होंगे कि जितने व्हीकल्स हैं, आप बाइक देख लें, बस देख लें, जो भी ट्रक देख लें, जितने भी चार चीजें हैं, सबके टायर्स में ग्रिप बनाया हुआ रहता है। टायर्स में क्या दिए रहते हैं, ग्रिप दिए रहते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्रिएट करने के लिए, ताकि वो जिस समय ब्रेक अप्लाई करे तो वो जो टायर्स के जो ग्रिप्स हैं वो रोड्स के साथ क्या करे, वो कांटेक्ट बना ले, हाई कांटेक्ट बना ले, इसी कारण वो कंट्रोल हो सके ड्यू टू ब्रेक्स, जैसे फर्स्ट हो सके। अब नेक्स्ट हम यहां से बात करते हैं कांटेक्ट एरिया। अब देखो दूसरी चीज है कि अगर हम सरफेस को माने कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसकी सरफेस रखना है तो ये इस दो तरीके से बता सकते हैं। एक हमारा ये तरीका हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इस तरीके से। तो सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा, यानी कि इसको अगर इस तरह से हम समझें कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो सरफेस होगा वो दूसरे कांटेक्ट सर्कल के साथ जितना ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा वहां पे उतना ही हाई फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होंगे। जितना लो
फ्रिक्शनल फोर्स क्या होंगे उतना मैक्सिमम होंगे। फर्स्ट क्लियर हुआ कि सरफेस जितना ज्यादा रफ रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब ये सब बातों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे दो क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स को जान लेता हूँ कि जिस भी फैक्टर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, अगर ये सब सारा फैक्टर मेरा क्लियर रहता है तो इन सब सारी चीजों में मेरा कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस में क्या किया हुआ था कि अगर फोर्स को हमें फ्रिक्शन फोर्स को मैक्सिमम करना है तो सरफेस को मैक्सिमली रफ बनाना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यदि लो करना है तो सरफेस को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हाईली स्मूथ करना पड़ेगा। दूसरा चीज कांटेक्ट एरिया है, तो सरफेस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट एरिया जितना मैक्सिमम रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना मैक्सिमम लगेगा। ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट सरफेस के साथ जितना मिनिमम रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना मिनिमम होगा। थर्ड चीज आ जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का मास जितना मैक्सिमम रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही मैक्सिमम रहेगा। ये मास भी एक अलग फैक्टर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे पुश करना है, टेबल को पुश करना है, तो एक टेबल्स को ऐसे ही आप पुश करो तो पुश करना शायद इजी हो, लेकिन उस टेबल्स के मास को आप इंक्रीज कर दो, टेबल्स के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स को रख दो और अब टेबल्स को आप पुश अगर करते हो तो कहीं ना कहीं पहले के रेस्पेक्ट में, प्रीवियस कंडीशंस के रेस्पेक्ट में आपको लास्ट कंडीशन में डिफिकल्टी फील करना पड़ सके। नहीं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये कंडीशन क्यों क्रिएट हुआ, ये कंडीशन इस कारण से क्रिएट हुआ क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसलिए इंक्रीज हो गया कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट का यानी कि टेबल्स जिसको आप पुश कर रहे थे उस टेबल्स का मास सेकेंड केस के रेस्पेक्ट में कम था, यानी कि मास को हम इंक्रीज किए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वहां पे इंक्रीज कर गया, यानी कि एक फैक्टर हमारा ये भी हो गया। दूसरा चीज सरफेस को हम कितना इंक्लाइन करते हैं, ठीक है ना, सरफेस हमारा कितना इंक्लाइन करता है। अगर सरफेस फुल्ली हॉरिजॉन्टल है तो ये फ्रिक्शन को क्रिएट करेगा, लेकिन सरफेस को अगर थोड़ा सा झुका देते हैं, इससे अगर सरफेस पे किसी चीज को अगर करते हैं यहां से मूव करवाते हैं कि ये ज्यादा यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन पर जो ग्रिप्स हो रहे हैं वो ग्रिप्स कम बन रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे एक और अदर फोर्स काम कर जा रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम कर जा रहा है। इस कारण यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा मिनिमाइज हो जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जा रहा है, मिनिमाइज हो गया है। तो यहाँ से अब दो तीन चीजें हमारा क्लियर हो गया। आप यहाँ से क्लियर करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मुझे इंक्रीज करना हो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मुझे डिक्रीज करना हो, इन सब सारी चीजों को हम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब इन सब सारी बातों को पहले सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें वीडियो को प्लेलिस्ट करके। अब देखिए, अब यहाँ से दो क्वेश्चंस निकल गया है कि हाउ कैन वी इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड हाउ कैन वी डिक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो किसी भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, तो उसके लिए उन फैक्टर पे मुझे केयर करना पड़ेगा जिस फैक्टर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता हो, डिपेंड्स करता हो। सबसे पहले अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो इंक्रीज करने के पहले सबसे पहला चीज क्या होगा कि मुझे सरफेस को हाईली रफ बनाना पड़ेगा, यानी कि सरफेस पे रफनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। सरफेस के रफनेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि सरफेस का जो कांटेक्ट सरफेस, जिस कांटेक्ट सरफेस के बीच में मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उस सरफेस को हम जितना ज्यादा रफ बनाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्लियर। दूसरा चीज रहता है कि यहाँ से जो भी कांटेक्ट एरिया है तो कांटेक्ट एरिया को मैं इंक्रीज कर दूं ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट के अगर कांटेक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रफनेस को यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा चीज जिस भी मास को हम सरफेस पे रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के मास को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें, तो वहां से क्या हो जाता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो सकता है। दूसरा जो इम्पीडेंस है जो वहां से ऑब्जेक्ट के जो सरफेस का जो झुकाव है, इस चीज को अगर हम कर दें, टोटल सरफेस को अगर जो हॉरिजॉन्टल कर दें तो वहां से इम्पीडेंस ऑफ सरफेस इसको अगर कर दें, यहां से क्या हो जाता है कि ये सरफेस हमारा ज्यादा हो जाता है, जो ग्रेविटी को अपोज करेगा, जिसके कारण यहां से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा।
इसके जस्ट अपोजिट अगर जो फ्रिक्शन फोर्स को हमें डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए सरफेस को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा। स्मूथ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ है कि सरफेस को आप हाई पॉलिश कर देंगे। खास करके हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह में देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं 2 पार्ट्स के बीच में। नहीं, दूसरा चीज़ वहाँ पे क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स एक पेट्रोलियम मटेरियल्स है जिसका यूज हम फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। क्लियर? जैसे मोबिल हो गया, ग्रीज हो गया, इन सब सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, लुब्रिकेंट्स कर देते हैं। जैसे कि जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कॉन्टेक्ट एरिया को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे यहाँ से सरफेस का एक जॉब आप कर सकते हैं इंक्रीज करने के लिए, सरफेस को आप ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ से क्या हो गया कि लुब्रिकेंट्स वगैरह का हम यूज कर सकते हैं। सेकेंडली सरफेस को आप क्या कर सकते हैं, वेटेड कर सकते हैं, सरफेस को आप गीला कर दे सकते हैं। जी आप सरफेस के जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उस मास को आप क्या कर सकते हैं, मास को आप डिक्रीज कर दे सकते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज किया जा सकता है। नहीं, अब बॉल बेयरिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से सरफेस के क्लियरेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों को करने पे ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के सरफेस और जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस सरफेस या जिस सरफेस के साथ उसका कांटेक्ट है या जो भी दो कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस के बीच में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब सारे 4-5 पॉइंट्स को अगर हम याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे कोई डिफिकल्टी यहाँ पे फिट करना नहीं पड़ सकता है। आगे भी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस को समझ ले, उसके बाद एडवांटेजेस को ऑटोमेटिकली हमारा समझ में आ जाएगा कि इससे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो अगर इसके हम एडवांटेजेस को समझे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। और सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है डिसएडवांटेज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो एडवांटेजेस को देखें तो चलिए एडवांटेजेस पहले बता देता हूँ। एडवांटेज देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमारे लाइफ का बेस है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर मैं मानता हूँ कि इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ के एग्जिस्टेंस में। जैसे अब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का सीड्स कहीं एक जगह स्टोर नहीं हो पाता, तो वो एक जगह स्टोर नहीं हो पाता, अगर जर्मिनेट हो भी जाता तो वो रूट्स उसके कहीं नहीं हो पाते, फिर प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते, हम लोग एक जगह एग्जिस्ट नहीं हो पाते, ये टेबल चेयर बोर्ड कोई एक जगह एग्जिस्ट नहीं हो पाता। तो इन सब सारी चीज़ों के कारण क्या होता कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता तो ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाते, जिसके कारण अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्ट हो पाना, लाइफ का एग्जिस्टेंस हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एडवांटेज है। दूसरी चीज़, जब हम व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, मोटर कार जब ड्राइव करते हैं, तो ये सब चीज़ों में हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होंगे तो हम कैसे ब्रेक अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अपने व्हीकल्स को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे अपने व्हीकल्स को रोक पाएंगे। तो ये भी यहाँ पे जो एडवांटेजेस क्रिएट होता है हम रोक पाते हैं, तो ये किसके कारण हो पाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। अगर मैं कहीं पे बैठ रहा हूँ, कहीं पे चल रहा हूँ, बोर्ड्स पे ये राइड कर रहा है, चौक से राइड कर रहा हूँ, तो इसके बोर्ड सरफेस फुल्ली स्मूथ होता, चौक का सरफेस फुल्ली स्मूथ होता, तो इन सब तो यहाँ पे हम इस बोर्ड पे हम अपने पेज पे अपने पेन से राइट नहीं कर पाते, तो हम कहीं पे किसी चीज को राइट कर पा रहे हैं तो ये सब किसके कारण हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। सेकेंड हो गया डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा, तो हमारे क्लॉथ्स डैमेज हो जाते हैं, टेल्स हो जाते हैं, हमारे जो शूज हैं शूज के सोल्स डैमेज होते हैं, नहीं ऑटोमोबाइल्स जितने भी हैं उसके पार्ट्स डैमेज होते हैं। तो ये सब किसके कारण होते हैं, तो ये सब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होते हैं, जो एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, जो एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। फैक्ट्री वगैरह में जब कोई भी ऑटोमोबाइल्स मशीन्स वगैरह या फिर मशीन वगैरह वर्क करता है तो उससे एक लाउड साउंड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। किसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हैं। तो इस तरह से बहुत सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इन सब सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट करें। अब मैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, द टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स which applied on any object
इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक कहते हैं, बाय मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो वैसे कोई जो किसी भी वैसा नॉन पार्टिकल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नेट्स के द्वारा अप्लाई किया जाता हो, उस प्रकार के फोर्स को हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसी को यूज कर सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड ऑन एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जो फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मैग्नेट के द्वारा जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड ऑन अदर चार्ज बॉडी बाय द चार्ज या अदर बॉडी बाय द चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज के कारण, चार्ज के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा या स्टैटिक चार्ज के द्वारा, स्टैटिक चार्ज किसे कहते हैं, जो चार्ज विच चार्ज बॉडी के द्वारा किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, and the force of attraction which act between the two bodies, the force of attraction which act between the two bodies, and the force of attraction which applied by the two body on each other is known as force of gravitation या gravitational force। यानी कि वैसे फोर्स जो दो बॉडी के द्वारा एक दूसरे पे क्या किया जाता हो, अप्लाइड किया जाता हो, उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कर देते हैं। तो सन और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स। और ये ग्रेविटी फोर्स क्या है, तो किसी भी बॉडी के द्वारा टुवर्ड द सेंटर अप्लाइड किया गया जो फोर्स है, उस फोर्स को हम ग्रेविटी फोर्स कह सकते हैं। ठीक है ना? कि इसको मैं क्लियर कर दूंगा 9th क्लास में कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के द्वारा जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, उस फोर्स को हम क्या कर देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कर देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारा फोर्स आता है, इंट्रा पार्टिकल फोर्स होते हैं, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंट्रा एटॉमिक फोर्स होते हैं, इससे बहुत सारे फोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेशर और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होगा उन सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा।